ज्यामितीय आकृतियों में क्या है, समरूपता वाले टॉपिक का हम थेल्स प्रमेय पढ़ने वाले हैं। और ये थेल्स प्रमेय जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस साल तो इस क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि ये हर साल जो है आता ही है किसी न किसी रूप में, या तो क्वेश्चन के रूप में आएगा या तो डायरेक्टली आपको थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो करके बोल देगा, नाम से बोल देगा। इसी को इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो भी बोलते हैं। आप देखो कैसे करते हैं, थ्योरम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं उसको समझाने के पहले मैं एक क्या बना रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको मैं क्लियरली समझा पाऊँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये मैंने त्रिभुज बना दिए। हो सकता है ये त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, कैसा भी कहने का मतलब लूला लंगड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। मैंने एक अपने से क्या बना दिया, एक त्रिभुज। अब ये त्रिभुज जब मैंने बनाया तो इसके बारे में बोल रहा है थेल्स प्रमेय। और हम जब समरूपता की बात करते हैं बेटा, क्या बात करते हैं, समरूपता। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक ये छोटा सा त्रिभुज है, इसका बड़ा भाई बना दिए, सेम टू सेम दिखने में जुड़वा भाई है, लेकिन एक बड़ा हो गया हाइट में, है ना। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि इनके कोण जो है, अगर ये 60 का है और ये भी क्या है 60 का है, मान लीजिए ये 45 का है, तो बचा कितना हो गया, 75 हो गया क्या, ठीक है, जो भी होगा। मतलब कहने का ये है कि इनके कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये क्या होंगे, समान होंगे। और जो भुजाएं होती है वो अनुपात में होती है। भुजाएं अनुपात में कैसे होती है, मान लीजिए ये 1 और यहाँ पे ये 2 है, ठीक है ना, और इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको अगर 2 बोल रहा हूँ, अगर ये संगत भुजा कहलाती, ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, संगत। अगर सेम कोण को ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कोण क्या कहलाएंगे, संगत भुजा। तो संगत भुजाओं के जो क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं। इसको बोलेंगे कि कोण क्या होता है, बराबर, कोण होते हैं बराबर, और संगत भुजा क्या होते हैं, अनुपातिक। ये आता है बेटा एक लाइन मिली, संगत भुजाएं जो होता है वो है आनुपातिक होती है, अनुपातिक नहीं, आनुपातिक, क्लियर, आनुपातिक होते हैं। अनुपातिक का मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको नामकरण करूं, क्या नामकरण कर रहा हूँ, ABCDEF, ठीक है। तो A/B अगर कर रहा हूँ, B कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है D/F करना। ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके जो बट्टे होंगे ना वो आपस में क्या होंगे, बराबर। और इसी को लेकर थेल्स प्रमेय बना है कि हमको एक त्रिभुज में ये बोला गया है, उसको मैं समझाता हूँ पहले। ये क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज ले लिया हमने कि एक भुजा के समांतर, एक भुजा मतलब कोई सा भी भुजा ले सकते हैं हम सुविधा के लिए, मैंने ये भुजा ले लिया। समांतर किसको बोलते हैं, ऐसी 2 रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, इसको हम बोलते हैं समांतर रेखा है, जिसके हर एक लंबवत पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस होते हैं। यहाँ से यहाँ का गैप, यहाँ से यहाँ का गैप क्या होगा, सेम होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, बोला है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी 2 भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए। बस इन्होंने बोला है कि कोई एक भुजा ले लो, त्रिभुज की ये भुजा है, नामकरण कर देते हैं ABC, हो गया। ये हमारा त्रिभुज ABC है, और इस त्रिभुज ABC में आपको बोला गया है कि किसी एक भुजा के समांतर बाकी 2 भुजाओं पर, ये एक भुजा है बेटा, इसके समांतर मैंने एक और लाइन खींच दिया है। समांतर कहने का मतलब इनके सारे पॉइंट्स क्या है, ये एक तरह से लंबवत होंगे, मतलब सेम गैप पे है। और उसके बाद बोला है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न मतलब एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 जगह में क्या कर रही है, काट रही है। मतलब इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो छेद कर निकल जाएगी, समझ में आ रहा है। तो 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, खींच दिए। तो क्या बोल रहा है, तो यह रेखा मतलब ये जो रेखा है या ये पॉइंट है, ये पॉइंट उन दोनों भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं को, कौन कौन से दोनों भुजाएं, जिस देखो पहले जिस भुजा के समांतर हमने एक लाइन खींची है वो अन्य 2 भुजाओं को बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोलेंगे प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को, इसके बारे में नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित का मतलब होता है बांटती है। क्या करती है, बांटती है। और इसका प्रमेय सिंपल सा ये बोलते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ABC, और इसको नाम देते हैं D, और इसको नाम देते हैं,
ठीक है। तो ये हम, चलो इसको हम मैं मिटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से था। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि इसके बटे ये करोगे, मतलब इतने के बटे ये करोगे। अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा ये 3 है और ये 2 है, समझ में आ रहा है, और इसको मैं बोल रहा हूँ 6 है, क्या है 6 है, तो आपको ये समझना पड़ेगा अगर ये 3 है और ये 2 है और अगर ये 6 है, यानी कि इस वाले भुजा का ये क्या है, जस्ट डबल है, तो इसका भी जस्ट डबल ये क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये इसका रूल कहता है, समझ में आई बात। मतलब कि अगर मैं ये 3/2 कर रहा हूँ, 3/2 कर रहा हूँ, तो आपको 6/4 करने पड़ेंगे। यानी कि अगर कोई भी एक भुजा आपको नहीं दिया जाता है तो आप उसको आराम से निकाल लेंगे। अब इसी को हम क्या करते हैं, भुजाओं को नामकरण जो हमने किया है, अब इसको हम सिद्ध भी करेंगे। क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि AD/DB बराबर होगा AE/EC। क्या सिद्ध करना है, चलो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले आप जब भी कोई प्रमेय रहेगा तो प्रमेय का नाम लिख लेंगे। थेल्स प्रमेय ये बोलता है। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है हल करेंगे, जब भी चित्र जरूर बनाएंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन कौन सी भुजाएं समांतर है बेटा, DE और BC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DE समांतर है, समांतर को ऐसे 2 खड़ी रेखा बराबर नहीं लिखते, उसको खड़ा कर देते हैं। तो DE समांतर किसके हैं, BC के। ठीक है, ये हमको पता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रमेय वो है। अब यहाँ पे लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। अब इसमें हम लोग इसको हल करने के लिए हम कुछ इसमें क्या करेंगे, कलाकारी करेंगे। क्या करेंगे, अगर मैं इस वाले हिस्से को मिटा दूं तो आपको ये चतुर्भुज नजर आएगा। अगर मैं इस वाले हिस्से को मिटा दूंगा तो ये आपको क्या नजर आएगा, त्रिभुज नजर आएगा। तो काम करेंगे, जो त्रिभुज वाला आकृति दिख रहा है उसमें हम क्या करेंगे, इसका लंबवत एक लाइन खींचेंगे। मतलब ये मैं लाइन खींचने वाला हूँ, इस पॉइंट से इसमें एक लंब डालूंगा। लंब मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है, त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी एक चोटी से उसके सामने वाले भुजा पे अगर आप उसमें खड़ी क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, उसी को उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंबवत लाइन खींची जाती है, इसको लंब बोलते हैं। इसी को त्रिभुज की ऊंचाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई। इसको ऊंचाई बोलते हैं, डॉटेड लाइन वाले को। और इस वाले को जिस पर लंब डाला गया है, लंब मतलब जिस पे 90 अंश के कोण बनाते हुए इसको गिराया गया है ऊपर से नीचे, तो इसी को हम बोलते हैं, जिस पर गिरा है उसको हम बोलते हैं आधार, और इस वाले को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। क्या बोलते हैं, ऊंचाई। आपको मैंने पिछले क्लासेस में, आप अगर क्षेत्रमिति में पढ़े होंगे तो मैंने बताया था कि जब भी कोई त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये ऊंचाई और ये आधार को हम A से शो करते हैं, ऊंचाई को H से, या इसको B से भी शो कर सकते हो। क्या शो कर सकते हो, B मतलब बेस है ना, तो BH कर। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, गुना आधार गुना ऊंचाई, ये क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसको आपको याद रखना है। अगर ये याद रख लिए तो आपको ये पूरा प्रमेय आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं कुछ काम, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। और इसके बाद एक तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, लंब। अब इसका मैं नामकरण कर देता हूँ। इस पॉइंट पे E हो गया है, इसको नाम दे देते हैं F, और इसमें हम नामकरण कर देते हैं, यहाँ से एक मैं और लंब डाल देता हूँ इस पे। ठीक है, किस भुजा से, D पॉइंट से मैंने भुजा AE पे क्या डाला है, लंब डाला है। क्या डाला है, लंब डाला है। और एक मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें विकर्ण खींच रहा हूँ। किस पे, विकर्ण। विकर्ण मतलब चतुर्भुज में विकर्ण खींचे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये चतुर्भुज है मेरा, और मैं इस पॉइंट से इस अगले पॉइंट को जो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड ये 2 पॉइंट्स थे इस वाले पॉइंट से, अगर ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं तो तिरछा जब इसको करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो एक विकर्ण यहाँ से यहाँ बनेगा, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ बनेगा। तो मैं यहाँ पे 2 विकर्ण खींच रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लंबवत नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या खींच रहा हूँ, डॉटेड लाइन से खींच लेंगे। समझ में आया, आया कि नहीं आया यहाँ तक। तो ये रचना आपको करनी है। रचना में यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, कि हमने भुजा AD रचना में इसको लंबवत को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, उल्टा T से।
जब किसी दो भुजाओं को लंबवत बताना पड़ता है, पहला जो लंब है और जो जिस पर लंब गिरा हुआ है उसको हम बताते हैं, तो इसके बीच में क्या लगाते हैं, लंबवत का ये साइन लगाते हैं। समझ में आ रहा है? सिंबल लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि गणित चिन्हों से ही मिलकर बना है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में मैंने क्या क्या किया है, दो जगह मैंने लंब बनाए हैं। एक लंब है FE या EF, ठीक है, जैसा भी आप बोलो, और दूसरा है F हो गया, G नाम देते हैं, क्या नाम दे दिए, G, ठीक है, और एक है DG, क्या है, DG, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इस भुजा पे लंब कौन डाला है, E से F पर, E से F जो है लंब है किस पे, AD पे। तो यहाँ पे लिखूँगा त्रिभुज ADE में कौन सा, EF परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है किसके, AD के, ठीक है। तथा कौन सा बेटा, इस वाले भुजा पे ये वाला लंब है, तो मैं बोलूँगा DG, जो लंब है उसको पहले लिखते हैं, DG लंबवत है किस पर, AE पर, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मैंने रचना को बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया, आप इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। हो गया? अब हमने क्या किया है, और तथा ये करने के साथ साथ मैंने क्या किया, विकर्ण खींचा है। चतुर्भुज A, यहाँ पे लिखना है तथा, और मैंने क्या किया है, चतुर्भुज कौन सा, DEBC में क्या किया मैंने, DC और EB, DC तथा DC व EB विकर्ण खींचा। क्लियर है? इतना लिख पाएंगे? yes, आसान है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। अब मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज करना है, अब देखना समझना उस चीज़ को, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अभी जो मैं चित्र बना रहा था ना, शुरुआत में त्रिभुज बनाया था, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया, सिद्ध करना है, सिद्ध ये आपको लिखना है, सिद्ध करना है। पहले क्या है दिया है, रचना हमने क्या किया है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है कि AD जो भुजा की लंबाई है उसके बटे DB भुजा की लंबाई करना है। मतलब AD बटे DB बराबर सिद्ध करना है AE बटे EC, AE बटे, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना है EC। आया? ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। यही थेरेस का प्रमेय बोलता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वो बिंदुएं क्या करती है, उन भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में या बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ये आपको लिखना भी पड़ सकता है, याद भी रखना है स्टेटमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसमें लिखना है उपपत्ति। सबसे पहले हमको क्या करना है, दो त्रिभुजों को ध्यान से देखना है। कौन कौन से त्रिभुज, ADE, ठीक है, ADE और EDB, ADE और EDB, ठीक है। चलो देखते हैं, उपपत्ति जब भी करेंगे तो हमको इस साइड वाले के लिए ये त्रिभुज लेना है और ये वाला त्रिभुज लेना है। अब लेंगे कैसे, तो इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमने फॉर्मूला देखा है, क्या होता है, सूत्र क्या होता है, पहले मैं लिखता हूँ, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, है ना, AD, यहाँ पे लिखेंगे ADE का क्षेत्रफल बटे करेंगे, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, और EDB का क्षेत्रफल, EDB
बी का क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल को पूरा लिखना, 6 बस मत लिखना, ठीक है। मैं भले लिख रहा हूँ लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल जो है निकालना है, इसी प्रकार से फॉर्मूले में देखना है। सबसे पहले जब हम इस ADE का जब क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे तो इसमें आप देखेंगे बेटा, इस साइड से कर रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे ये जो है लंब है। कौन सा वाला लंब है? ये F और E जो है लंब है किस वाले भुजा पे? A और D भुजा पे। मैंने शुरुआत में ही लिखा है ना, EF जो लंब है किस पर? AD भुजा पे। मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसका 1/2 करना है। 1/2 गुना आधार, आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना आधार क्या है यहाँ पे? AD और ऊंचाई क्या है? E है। समझ में आया? यस सर। अब सेम इसी तरह से आप जब भी इस वाले त्रिभुज, जब भी कोई अधिक कोण त्रिभुज होता है ना बेटा, कैसा त्रिभुज होता है? अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे जो लंब है, अगर मैं इस पॉइंट से गिरा रहा हूँ तो ये यहाँ पे तिरछा तो नहीं होगा, ये कहाँ गिरेगा? यहाँ पे गिरेगा। समझ में आ रहा है? लंब कहाँ पे गिरेगा? यहाँ पे। तो भी आपको लेना, ये ऊंचाई है और ये क्या है? इसकी आधार है। आधार ये रहेगा और ऊंचाई यही रहेगी। कहने का मतलब अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज, आप देख पा रहे हो ई वाले त्रिभुज को, AEDB को, एक तरह से आपको अगर ऐसे घुमा के दिखाऊंगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार से ये D पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है और ये जो है E पॉइंट यहाँ पे, मतलब इसको मैं एक बार ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये क्या है? इसका लंब है, ऊंचाई है, और ये वाला क्या है? इसका आधार। आधार आप चेंज नहीं करना। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? तो मैं लिखने वाला हूँ 1/2 इस त्रिभुज के लिए, EDB के लिए ये लंब है, तो लिखेंगे 1/2 आधार, आधार में लिखूंगा DB गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? EF। समझ में आया? अब यहाँ पे हम क्या, जो कॉमन चीज़ें उसको क्या कर देंगे? कैंसिल काट देंगे। बचा क्या? तो AD/DB। क्लियर है? तथा ठीक इसी तरह से हमको क्या करना है? आपको अभी इस साइड से लेने हैं। तो AED का क्षेत्रफल, AED हालांकि वही 6, ADE बोलो या AED बोलो क्योंकि वही त्रिभुज है ना, लेकिन मैं अभी साइड से ले रहा हूँ इसलिए क्या बोल रहा हूँ? ADED। AED का क्षेत्रफल बटे मैं क्या करने वाला हूँ? अब देखो AED हुआ तो DEC बोलेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसके लिए आधार देखेंगे, किसके लिए? AED के। तो AED के लिए आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ पर इस पे क्या खींचा गया था? ऊंचाई, लंब खींचा गया था, और ये वाला जो है आधार। तो जिस पर ये लंब गिरता है वही आधार कहलाएगा। तो ये आधार AE है, तो आधार AE, और ऊंचाई जो है लंब की लंबाई है यहाँ पे ADG। क्या लिखेंगे? DG। ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे इस वाले त्रिभुज के लिए मैं अगर बात करूँगा, इस वाले त्रिभुज के लिए DEC के लिए, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो चित्र है ये भी वही वाला ठीक इस तरह से है। आप देखो इसके लिए जो है ये क्या कहलाएगा? लंब। ऊंचाई कहलाएगा लंब जो है, और आधार जो है हम यहाँ पे इस वाले को लेने वाले हैं, EC को। आया समझ में? yes, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1/2 गुना आधार क्या है? EC, और ऊंचाई क्या है? DG। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? जो कॉमन चीज़ें फिर से यहाँ पे कट जाएगा, कटेगा तो बचेगा क्या? AE/EC। अब यहाँ पे एक चीज़ और है। क्या चीज़ बेटा? जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये हमेशा ऐसा होगा, जब दो समांतर रेखाएं होंगी और इसके मान लीजिए कोई दो पॉइंट से क्या बना रहा है? इस पर त्रिभुज बना रहा है। मान लीजिए ये मैंने त्रिभुज बनाई, ये भुजा लिया और इसका मैंने यहाँ पे क्या बनाया? त्रिभुज। या इसी पॉइंट को लेकर मैं एक और त्रिभुज बना रहा हूँ कहीं पर, इसी पॉइंट को लेकर मैं कोई और त्रिभुज बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है? कई सारे त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो जो समांतर रेखाओं पे बने हुए त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। कहने का मतलब है
कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल, और ये दोनों समांतर रेखा पे बनी है ना, कैसे बनी है, समांतर रेखा पे, एक ऐसा बना है ना, और इन्हीं दो पॉइंट को लेकर ये ऐसा बना है, तो इनके जो क्षेत्रफल होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया? इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, चूंकि कौन सा त्रिभुज बेटा, डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल किस क्षेत्रफल के बराबर होगा, डी ई सी के, या ऐसा मैं बोल दूँ, इसको यहाँ पे बोल देता हूँ ई डी बी का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा डी ई सी के। तो त्रिभुज डी ई सी के का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, समांतर रेखा पर बने, समांतर रेखा पर बने त्रिभुज बराबर का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ई डी बी लिखा है ना, वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डी ई सी, इसके जगह में ये लिखने वाला हूँ। कहने का मतलब है इस वाले में त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे, अब इस डी ई सी के जगह में मैं क्या लिखूँगा, डी ई सी के जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, डी ई सी के जगह में ई डी बी, तो यहाँ पे लिखूँगा त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल। आया, समझ में आया? मैंने सेकंड वाले में क्या किया, इसको मैं पहला बोल देता हूँ समीकरण, इसको दूसरा नाम दे देता हूँ। तो समीकरण 2 से डी ई सी का मान हमने क्या कर दिया है, चेंज करके डी ई डी बी कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि ये कैसे त्रिभुज हैं, ये समांतर रेखा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर। अब इसलिए बेटा देखो ध्यान से, जो ई सी है ना, क्या है, ई सी, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सी के जगह में देखो डी ई सी के, अगर मैंने लिखा था डी ई सी लिया था तो मैं ई सी लिख रहा था। अब इसको अगर मैं बराबर कर रहा हूँ इसके, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसका जो आंसर है, क्या आंसर है, ई सी, उसको यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, या इसके आंसर को यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ए ई बटे, ये तो है ए ई डी का क्षेत्रफल, ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर था ए ई। अब यहाँ पे इसको चेंज करके मैंने ये लिख दिया है, इसका मतलब इसको चेंज करके क्या लिखूँगा, डी बी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डी बी। आया समझ में? यस सर। आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि चाहे ए डी ई बोलो या ए ई डी बोलो, दोनों क्या होते हैं, सेम। ए डी ई बोलो या ए ई डी बोलो, दोनों क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए डी ई, या इसको मैं ना पहले वही रखता हूँ जो पहले था, क्या था, ए ई डी था, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, ए ई बटे डी बी। देखो बेटा, मैं कहने का मतलब मेरा पूरा कंक्लूज़न ये था कि आपको क्या करना है, पहले इन छोटे छोटे त्रिभुजों को डिवाइड कर लेने हैं एक साइड से, और अगले साइड से भी डिवाइड कर लेने हैं। समांतर रेखा वाले से आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि ये जो त्रिभुज है ई डी बी और डी ई सी, इन दोनों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। किसके वजह से, क्योंकि ये समांतर रेखा पे बने त्रिभुज हैं। अब ऐसा लिखने से हमने क्या पाया कि जो डी ई सी को हम क्या लिख सकते हैं,
ई डी बी लिख सकते हैं। तो डी ई सी के जगह में मैंने ये ई सी था, इसको अब मैं चेंज करके ये लिख रहा हूँ, ई डी बी लिख रहा हूँ। तो इसके जगह में मैं क्या लिखूँगा, डी बी लिखूँगा। लिख दिया। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था ए ई डी जो है ए ई डी बोलो चाहे ए डी ई बोलो, दोनों एक ही त्रिभुज है। इसलिए मैंने क्या किया, ए डी ई के जगह में ए ई डी के जगह में ए डी ई लिखा। ठीक है ना, ये लास्ट में मैंने लिखा। और ये है मेरा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर पहला व 4 से आप देख पाएंगे कि दोनों में ये वाला हिस्सा क्या है, बराबर है ना। अगर इसका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर है। आप बोल सकते हैं ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर क्या होगा, ए ई बटे डी बी। सॉरी क्या लिखा मैंने, ए ई बटे ई सी लिखना था, क्या था यहाँ पे ई सी रहने देते हैं, क्या लिखेंगे, ठीक है, ई सी। यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया, बस मैंने इसको चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज नहीं करना, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा, गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, ए ई बटे ई सी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए ई बटे ई सी। समझ में आया कहानी? इतना आपको याद रखना है, और याद रखने के बाद आपको इसको लिखना भी है। ठीक है, तो आप 2-3 बार इसको लिख कर देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। मैं पूरे को एक बार समरी कर देता हूँ क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को याद रखना। स्टेटमेंट के हिसाब से हमने क्या बनाया, एक चित्र बनाया। हमने बनाया त्रिभुज ए बी सी, और इसमें बोला कि ये डी ई जो है इस बी सी के क्या है, समांतर है। अब ये समांतर रेखा मैंने खींची। अब समांतर रेखा को हमने इस प्रकार से लिखते हैं कि डी ई बी सी के समांतर है। उसके बाद हमने क्या किया, रचना में हमने बताया कि ये त्रिभुज ए डी ई में एफ ई जो है वो क्या है, हमने एक लंब खींचा है ए डी भुजा पे। तो मैंने बोला ई एफ या एफ ई लंबवत है किस पे, ए डी पे। और दूसरा डी जी कहने का मतलब ये है डी से लेकर जी, ये एक लंब है किस पर, ए ई भुजा पर। ये किया। और जो चतुर्भुज बना था कौन सा, डी ई बी सी में मैंने क्या किया, डी से सी और ई से बी या बी से ई विकर्ण खींचा। बस इतना सा लिखा है। सिद्ध क्या करना था कि इनके बटे में ये, इनके बटे में ये, तो ये मुझे सिद्ध करना था। सिद्ध करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या लिया, बाएं हाथ की ओर ले लिया, और इसमें देखा सूत्र हमारा क्या है, फॉर्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो मैंने क्या किया कि इस वाले त्रिभुज में मैंने लिया, और साथ ही साथ ए डी ई और फिर ई डी बी। तो यहाँ पे क्या लिया, एक त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाले तो 1/2, इसमें क्षेत्रफल निकालें तो 1/2, और ये रहा आधार ए डी, और ऊंचाई क्या रहा, ई एफ या एफ ई। समझ में आया? ठीक उसी तरह से ए डी बी का हमने क्या लिया, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ई डी बी का अगर हमने क्षेत्रफल लिया तो इसके लिए भी बोलेंगे कि यही क्या है, ऊंचाई है, लेकिन आधार क्या है, डी बी। तो डी बी आधार है और ई एफ क्या है, ऊंचाई। ई एफ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए डी बटे डी बी। तो ए डी बटे डी बी ये हमारा इसमें बचा। दूसरे साइड से जब देखें तो यहाँ पे ए ई डी और फिर डी ई सी, इस त्रिभुज के बारे में बात की। तो ए डी ई में ए ई डी का क्षेत्रफल, तो इस वाले के लिए क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो ये क्या है, ऊंचाई है, और ये क्या है, आधार है। तो यहाँ पे बोले आधार ए ई है ना, और गुना ऊंचाई जो है क्या है, डी जी। तो ये डी और जी। समझ में आया? देखो वीडियो देखने से या आप एक बार में इसको नहीं बना पाएंगे आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और दूसरा हमने क्या लिया था इस त्रिभुज के बारे में, तो इसमें हम बोलेंगे कि ये लंब है, यानी कि ये ऊंचाई है, और ये क्या है, हमारा आधार है। तो ऊंचाई यहाँ पे है बेटा डी जी, और आधार क्या था, ई सी। इसमें आधार था। तो कटने के बाद यहाँ पे बचा क्या, ए ई बटे ई सी। हमने क्या किया, फिर लास्ट में हमने बोला कि ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ई डी बी
वो किसके बराबर है, डी ई सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये समांतर रेखा पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल इनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके हिसाब से हमने क्या किया, सिर्फ इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन बस को हमने क्या कर दिया, इसके जगह में, मात्र इसके जगह में मैंने क्या कर दिया है, ये लिखा है, इसके जगह में मैंने क्या कर दिया है, ये लिखा। क्यों लिखा, ई डी बी लिख दिया, लिखा यस ई डी बी लिखा, लेकिन इस तरफ को मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। आया। यस अब यहाँ पे लास्ट में क्या बचा, मैंने ये बोला कि ए ई डी, जो कि शुरुआत में मैं बोल रहा था ए डी ई बोलो या ए ई डी बोलो, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ए डी ई लिख रहा हूँ, किसके जगह में, ए ई डी के जगह में। तो ये दोनों जो है लेफ्ट पोर्शन क्या हो जाएगा, सेम। और सेम होने के बाद आप बोल पाएंगे कि हाँ ए डी बटे डी बी बराबर क्या होगा, ए ई बटे ई सी। इसी क्लियर है। और ये होने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ब्रैकेट में या इस तरह से बॉक्स में बंद कर देना है। आया समझ में।